रहे थे, है ना, ठीक है। तो लास्ट हुआ था आपका पीवी कर्व, है ना, ठीक है। तो पीवी कर्व में हम लोग देखे थे कि भैया ईच कर्व, है ना, इन पीवी डायग्राम इज एन आइसोथर्म, है ना। तो पीवी कर्व का हर डायग्राम क्या है, आइसोथर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पीवी कर्व में हर डायग्राम हमको क्या मिलेगा, आइसोथर्म मिलेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होते जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। क्लियर है मामला ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये था प्रेशर और वॉल्यूम कर्व। नेक्स्ट वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व, ठीक है ना। तो वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले कर्व में, ठीक है, अगर आपका, है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व में अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखें, ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर रिलेशन निकाला जाए, ठीक है ना, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है ना, एकदम ओरिजिन से स्टार्ट होके एक्सिस से इंक्लाइंड सेम एंगल से वो एक स्ट्रेट लाइन आता है और स्लोप भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस 1/t लगा दें, ठीक है, तो ये कर्व क्या होता है, आया बात समझ में, जैसा पिछली बार हुआ था, ठीक है। एंड ईच कर्व, हर एक कर्व की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर है तो कांस्टेंट क्या हुआ, प्रेशर, तो ईच कर्व क्या हो जाएगा, आइसोबार होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, आई बात समझ में, है ना। प्रेशर इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन ईच ऑफ द कर्व्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि हर एक कर्व के ईच पॉइंट में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हर एक कर्व को क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर इज कांस्टेंट एट each point of every curve, है ना। हर कर्व के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो पी जो यहाँ पे आपको मिल रहा है v वर्सेस 1/t का जो हमने कर्व बनाया, तो हर कर्व एक कांस्टेंट प्रेशर कर्व है ना। तो ईच कर्व इज अ कांस्टेंट प्रेशर कर्व एंड कॉल्ड आइसो बार्स। आइसो का माने सेम और बार का मतलब प्रेशर, ठीक है। सो ईच कर्व इज कॉल्ड आइसोबार और कांस्टेंट प्रेशर कर्व। आइसोबार कहिए या कांस्टेंट प्रेशर कर्व कहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अब अगर यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लूँ, x, y और z, और इनमें प्रेशर कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो बच्चा समझिएगा बात को, हम 1/t ले रहे हैं। मतलब 1/t का मतलब क्या है कि जितना आगे जा रहे हैं उतना टेम्परेचर कम हो रहा है, और जितना इधर जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं उतना टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमें कम टेम्परेचर पे या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो, एक ही टेम्परेचर पे जहाँ पे हमें वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
तो एक टेम्परेचर अगर सेलेक्ट कर लोगे तो एक ही टेम्परेचर पे आपको जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम कम मिल रहा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हम इस कर्व में क्या कंसीडर कर सकते हैं कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, नीचे वाले कर्व में प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर एट x इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट y एंड प्रेशर एट y इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट z। समझ में आई बात कि टेम्परेचर जोन तो सेम ले लिए, तो सेम टेम्परेचर पे जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, अगर इस ग्राफ को मैं 1/t के रिस्पेक्ट में ना बनाऊं और इस ग्राफ को हम लोग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ही रहने दें, है ना, तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। डॉटेड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो जो नेगेटिव वाला होगा यहाँ पे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, है ना, तो ये 0 डिग्री ले लिए तो इधर एब्सोल्यूट वाले पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डॉटेड यहाँ पे बनाया है। अगर इस तरह से हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो भी ईच कर्व इज एन आइसोबार, हर कर्व क्या होगा, आइसोबार होगा। ठीक है, और एक ही टेम्परेचर पे, है ना, अगर यहाँ पे तुम ले लो, इसको कर लो P1, इसको कर लो P2 और इसको कर लो P3, तो यहाँ पे भी एक टेम्परेचर पे जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, सेम टेम्परेचर पे जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम। तो P3 का क्या हो जाएगा बच्चा, सबसे कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो P1 ग्रेटर देन किस में, आइसोबार के केस में। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रेशर लिखे हाँ, ठीक है। अगर बच्चा हम प्रेशर टेम्परेचर कर्व की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर टेम्परेचर कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्रेशर और टेम्परेचर कर्व की बात करते हैं तो कांस्टेंट किसको रखते हैं, वॉल्यूम को रखते हैं। तो इसका हर कर्व क्या देगा, आइसोकोर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर और टेम्परेचर कर्व हमें क्या देगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर एब्सोल्यूट लेते हैं ना, तो मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं हम लोग, तो इधर केल्विन वाला जो होगा। ठीक, अब मामला क्या है यहाँ पे कि हर ग्राफ को क्या कहेंगे, आइसोकोर, आइसोकोर या कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो जी, टेम्परेचर और प्रेशर, तो एक सेम टेम्परेचर पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इसको ले लो V1, इसको लिख लो V2 और इसको लिख लिए V3। कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा होगा बच्चा, जहाँ पे प्रेशर कम हो, तो V1 ग्रेटर देन क्या, हाँ तो डायरेक्टली ही तो लिखे, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ बना। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम को हमने कंपेयर किया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है। तो इसी टेम्परेचर पे यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, तो इसी टेम्परेचर पे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए V3 सबसे कम है।
ठीक है। जब हम लोग जैसे डायग्राम पर हीटर देख रहे थे तो ये जो प्रेशर जिसका भी हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। उस पे लगाया वो बाहर से होगा? जी नहीं, बाहर से लगाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, वो उसका बात नहीं कर रहे ना। फिर वो कर्व जो है वो 0 केल्विन से शुरू हो रहा है, हमने लिया है डिग्री सेल्सियस में। मतलब वो जो डॉटेड के अलावा जो है वो तो 0 से है। जी जी। ठीक है, हो गया? नहीं, अभी उधर ही लिखेंगे, है ना। तो ये 3 लॉ हो गए थे, ठीक है। एक्चुअली इधर वाले बच्चों को दिक्कत होता है जो यहाँ लिख रहे होते हैं और मुझे उधर पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा लिखने की स्पीड बढ़ाओ यार। ठीक है, अब देखो यार, अगली बात क्या है, चौथा लॉ। हाँ, तुम्हें प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा सारा, ठीक है। अब हम लेते हैं पीटी कर्व में कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो हर लाइन क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोकोर बोलेंगे। और अगर सेम टेम्परेचर पे देखेंगे तो क्या है, जहाँ पे सेम टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए V3 क्या है, कम है, फिर V2, फिर V1, ठीक है। अब देखिए 3 लॉ हो गए थे, चौथा लॉ है अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि चाहे गैस कोई सी भी हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सभी गैसेस, है ना, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम्स पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि ऑल गैसेस at constant temperature and constant pressure, all gases at constant temperature and constant pressure contains same number of मोल्स बोलो या पार्टिकल्स बोलो having
सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम के गैसेस, मतलब सेम वॉल्यूम के गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मतलब गैस कोई सी भी हो, ठीक है, अगर हम लोग एसटीपी कंडीशन पे बात करें तो एसटीपी कंडीशन पे अगर 1 मोल है तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 2.4 लीटर। आया बात समझ में, ठीक है। तो क्या है कि ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी ये वाला लॉ पढ़ चुके हैं, है ना, कि इक्वल, वहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो वही बात है कि ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल हैविंग सेम वॉल्यूम। आगे बात समझ में कि अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, तो इक्वल वॉल्यूम के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बच्चा देखो, समझो बात को, है ना। बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, रिलेशन किसके किसके बीच था बॉयल्स लॉ में जी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। वहाँ हमने कांस्टेंट क्या रखा था, टेम्परेचर और साथ में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ में रिलेशन किसके बीच था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है। गैल-लुसाक्स लॉ में हमने रिलेशन किसके बीच निकाला, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और कांस्टेंट किसको कर दिया, बोलो, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। और अवोगाद्रो लॉ में हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, है ना, और रिलेशन किसके बीच निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के बीच में, है ना। और यहाँ तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात नहीं करता है, ये सीधे बात करता है कि इक्वल ही होंगे, है ना, कि अगर है तो वो क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो जी बच्चा, बाकी चीज़ें तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा ही दिया था, एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी सब पढ़ चुके हैं वहाँ पे, बस यहाँ लॉ देखना था। मेन तो यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन और आगे की बातें होंगी, ठीक है। अब देखो यार, फॉर अ गैस हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम किसी गैस की बात करें जहाँ पे क्या है, n कांस्टेंट है, ठीक है, किसी गैस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट क्या है, n कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ मोल्स कहने का मतलब क्या है बच्चा, n क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो गैसेस में क्या मिलेंगे, कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कांस्टेंट हैं, तो जैसे मान लो यार मैंने एक कंटेनर लिया और पूरे इवन थर्मोडायनेमिक्स तक, है ना, हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में ही बात करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मैंने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। आज भी मैं नहीं आया है, अगर हमने गैसेस ले रखे हैं, ठीक है ना, इसमें भी गैस है, एक अलग प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में,
और इसमें भी गैस है एक अलग टेम्परेचर कंडीशन में। बस बात क्या है, कांस्टेंट क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो इस कंडीशन में प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल। ठीक, यहाँ पे प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, है ना। तो इन दोनों कंडीशन के लिए अगर नंबर ऑफ मोल क्या हो, दोनों गैसेस के लिए सेम हो, है ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए सेम होते हैं, ठीक है, तो T1B1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2 होगा ऑलवेज। कब, जब n क्या हो, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर n चेंज होगा तब ये बातें चेंज हो जाएंगी। ठीक, नोट कर लो। इधर लिख ली हो ना। हो गया। अब अगर हम एक ऐसा रिलेशन ढूंढें जहाँ पे हमें ये कांस्टेंट मोल वाली कंडीशन को भी अवॉइड करना पड़े, मतलब उससे भी मोल को भी रिलेशन में ले आते हैं, ठीक है, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग गैस लॉ पढ़ रहे थे, समझो। पहला टॉपिक था इंटरमोलिकुलर, नहीं समझो बात को, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी में आ गया वंडर वाल और एच बॉन्डिंग। ठीक, दूसरा टॉपिक था गैस लॉ, ये गैस लॉ की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक में, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो हमें सारे लॉ को एक बार एक साथ लिखते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये कौन सा लॉ है बच्चा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर इज, इधर लिखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा है? गे-लुसाक्स लॉ। हाँ, VT वाला तो सर चार्ल्स लॉ तो VT वाला क्या? चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, हाँ ठीक ही बोल रहा है लड़का, ठीक 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 सही है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टीटी बनाए थे ना गे-लुसाक में, ठीक। तो ये लॉज क्लियर है। और अवागैद्रो लॉ क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू N। प्रोपोर्शनल क्या, वो तो सीधे इक्वल की बात कर देता है। ठीक है, अब समझिए, जब हम सभी इक्वेशन को एक साथ ले आते हैं तो एक तरफ हमारे पास हो जाता है P और V, और एक तरफ हमारे पास क्या हो जाता है? N और T। ठीक है,
तो सभी इक्वेशन को एक साथ लाने पर कंबाइनिंग ऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, NT, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करके कांस्टेंट लाएंगे, है ना, और ये कांस्टेंट कहलाता है आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू nRT, है ना, वेयर R इज आइडियल गैस कांस्टेंट, वेयर बाकी P क्या है, V क्या है, T क्या है, N क्या है तो पहले से पढ़ रहे हैं, वेयर R इज आइडियल गैस कांस्टेंट। R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, सब लिख रहे हैं। अब देखो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन। समझना कैसे इक्वेशन हम लोग निकाले, R निकालोगे तो टेम्परेचर नीचे आ गया और मोल भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये हो गया आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक वैल्यू देखिएगा 0.0821 भी यूज होता है और 0.0821 यूज होगा, ये CGS यूनिट है। तो CGS यूनिट में हम लोग क्या करेंगे कि जो जूल है ना, ठीक है, वो क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। जूल क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लीटर ATM ले लेते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट CGS लिए, लीटर लिए, यहाँ पे प्रेशर के लिए क्या ले लिए, ATM ले लिए, तो लीटर ATM, और फिर क्या हो जाएगा, पर केल्विन पर मोल ले लो। तो अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया है वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है और प्रेशर ATM में दिया हुआ है, तो R की वैल्यू क्या लोगे, 0.821, और अगर आपको, है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में, ठीक है, और प्रेशर किस में दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तब आप क्या करोगे, 8.314 लोगे, ठीक है। तो ये यूनिट दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लेना कहाँ है, ठीक है। अब आपको R की वैल्यू आप याद करके रखो 8.314, अब वॉल्यूम वहाँ लीटर में दे रखा है क्वेश्चन में, और आप क्या करें 8.314 ही R की वैल्यू लेके बना के सॉल्व कर दोगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। तो वो देगा ही नहीं ना तुमको, या तो वॉल्यूम देगा और नहीं तो प्रेशर देगा। हाँ
तो नहीं बुझाया, ठीक है। इजी चैप्टर है, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। ये बहुत इजी चैप्टर है। ये हो गया फालतू का होशियार बनना। अभी काम आएगा। हाँ, ये थर्मो में काम आता है, ठीक है। तो जितना आइसो बार आइसोकोरिक पढ़े सब थर्मो में आता है, तो वहाँ थर्मो में काम आएगा, इसलिए थर्मो से पहले ये पढ़ना ज़रूरी है। अब मान लो बच्चा 10th पास करके आया, शुरू में उसको ये सब बता रहे हो, क्या बुझेगा? उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? अब देखो बच्चा, आइडियल गैस इक्वेशन में ही इक्वेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली बात हम लोग देखते हैं, और देखो ये वाला इक्वेशन जो है ना, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन यूनिवर्सल गैस इक्वेशन इसलिए कहलाता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये हर एक फ्लूइड्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको कई जगह पे यूज़ होने जा रहा है। मतलब ये वाला इक्वेशन हम लोग थर्मो में भी यूज़ करेंगे, यही सेम इक्वेशन हम लोग इक्विलिब्रियम में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगली बात को समझिएगा इसमें, ठीक है। एक पॉइंट लिख ही देता हूँ, क्योंकि हम लोग यार सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना ही होगा। द अबव इक्वेशन is also known as universal gas equation। है ना? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। देखो स्लो आराम से समझते जाओ, सारा कुछ समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन भी बनेंगे, क्योंकि फिजिकल के जो भी चैप्टर 11th क्लास में बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर, अच्छे चैप्टर्स हैं, ठीक है, इजीली निकल जाता है, ठीक है। बस यही कि आपको ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? अगली बात देखिएगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन का ही पार्ट है ना, द डेंसिटी रिलेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। The density relation from ideal gas equation। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग एक डेंसिटी का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना? बड़ा आराम से समझना, बातें समझ में आएगी, ठीक। तो एक डेंसिटी का रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जी बच्चा? PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारा हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है हमारा, समझो बात को। PV इज इक्वल टू, हमने पढ़ा N इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है सोनी? नंबर ऑफ मोल बराबर मोलर मास, ठीक। तो ये हम लोग लिख लिए, गिवन वेट को W से रिप्रेजेंट कर लिए, और नीचे में मोलर मास को मैंने M से लिख दिया, तो ये N हो गया। और यहाँ पे क्या लिख लिए? RT लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगली बात देखो, अब समझना बात को। ये प्रेशर लिखा हमने, वॉल्यूम को नीचे ले आया, तो W बाई V है ना, और इधर लिख लिया मैंने RT बाई M। वेट बाय वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे? डेंसिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज N इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। तो क्या हो गया? वेट बाय वॉल्यूम, इसको क्या बोल देंगे? डेंसिटी बोल देंगे, बिकॉज बहुत छोटी छोटी बातें यार, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात तो बता नहीं रहा हूँ। ये हो गया डेंसिटी, है ना, मास बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाय, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? प्रेशर इंटू मोलर मास बाय RT।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, मुझे थोड़ा सा केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो थोड़ा सा तुम लोग कोशिश करो पहले आने का। हमको चंदा मांगना पड़ा टाइम। हाँ, बोलना पड़ा कि फिजिक्स का क्लास पहले छोड़ा कीजिए ना। हाँ, बोलो बोलो। नहीं ठीक है यार, ऑब्वियसली तुम लोग पढ़ने ही ना आए हो, क्या फर्क पड़ता है। खाना पीना खा के आते हो ना बाबा। अब आप में अच्छा नहीं, सुनो मेरी बात। जो सबसे कंपलसरी एग्ज़ाम है, सबसे कंपलसरी एग्ज़ाम जो आप नहीं दे तो काम नहीं चलेगा, वो है बोर्ड्स का एग्ज़ाम। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आपको 3 घंटे लगातार बैठना ही पड़ता है। और गलती से ही अगर आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और आपको एडवांस में बैठना पड़ता है, तो बेटा 2 पेपर लगातार बैठने होते हैं। ठीक है, हाँ। नहीं, हम गलती से पहले ही बोल दिए थे, वो वैधानिक चेतावनी हमने पहले ही लगा दिया था। चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन लिखो। अ कार टायर है ना, हैव वॉल्यूम, अ कार टायर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। फिर से क्या लिखा हुआ है? हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। अ कार टायर हैव अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर व्हेन इन्फ्लेटेड, जब वो पिचका हुआ है, ठीक है, व्हेन इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड होगा, इन्फ्लेटेड भैया हमें जो पता है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, है ना, व्हेन इन्फ्लेटेड, ठीक है ना। अ कार टायर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर व्हेन इन्फ्लेटेड, ठीक है, एट, अच्छा ठीक है, भरा हुआ ही रहने दो तुम, ठीक है, एट 17 डिग्री सेल्सियस, है ना, एट 17 डिग्री सेल्सियस the tire is to a pressure of, हाँ, the tire is, अरे भैया आया हुआ क्वेश्चन है तो जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज, a pressure of 3 atm, 3 atm, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग, द टेम्परेचर ऑफ द टायर, as a result of driving, the temperature of the tire is increased to, the temperature of the tire is increased to 47 degree Celsius, ठीक है, find the pressure
ऑन द टायर at this temperature, at this temperature, ठीक है। निकालिए। कैसे निकाल रहे हो? PV इज इक्वल टू NRT से निकाल रहे हो? N का वैल्यू निकाल रहे हो? मैंने निकालने क्या बोला? P2 निकालने बोले। अब देखो बेटा, जब आप दुनिया जहान की चीज़ें पढ़े होते हो और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप एक मिनिमम लेवल के फार्मूलाज यूज़ करते हो, लोअर लेवल के फार्मूला यूज़ करना भूल जाते हो। 3.31 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सीधा सीधा है। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, सिंपली ना। पहला के लिए प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है, दूसरे के लिए आपको P2 T2 निकालना है। ये दुनिया जहान की बातें ATM में, लीटर में, ये सारी चीज़ें आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, ताकि आपके दिमाग में सीधे क्लिक करे कि हमको ATM में दिया है तो R का वैल्यू 0.0821 लेना है, और उसके लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ और आप फंस जाओ और आपका 4 के बजाय 5 नंबर आ जाए। ठीक है, हमें क्या लेना देना है भैया, आइडियल गैस इक्वेशन से यूज़ ही नहीं करना है। एक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है और दूसरा प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है,
तो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। अब भाई ये इक्वेशन क्या आ गया, P1 T2 इज इक्वल टू, बोलो, P2 T1। अब हमें T2 निकालना है तो क्या करेंगे, P2 इंटू T1 बाई P1। अच्छा T2 दे रखा है, P2 निकालना है, तो P2 निकालना है तो क्या कर लें, बोलो, P2 निकालना है P1 इंटू बाय, पक्का, तो क्या आ गया, P2 आ गया। वैल्यूज पुट करो यार, P1 की वैल्यू कितनी, बोलो, कितना, 3 P1 की वैल्यू कितना, 3 ATM, और T2 की वैल्यू कितनी, 320, और T1 की वैल्यू 2, ये वैल्यू आ जाएगा 31, है ना। और हमें P2 निकालना है तो ये ATM में ही आएगा क्योंकि हमने ATM में ही सब कुछ लिया है, ठीक है, ATM बच जाएगा। ये टेम्परेचर केल्विन खत्म हो जाएगा, ATM बच जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। आंसर कितना हो गया, 3.31 ATM। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, P2 निकालना। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, how many liters of air measured at 47 degrees Celsius, how many liters of air measured at 47 degrees Celsius and pressure of 1 atm should be allowed to let out to restore the tire to 3 atm at 47 degrees Celsius, to 3 atm at 47 degrees Celsius, है ना। अब ये हमें पता चल गया कि टायर का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना। 3.31 ATM जो है टायर का प्रेशर बढ़ जा रहा है जब वो गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन वो प्रेशर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, टायर फट सकता है। तो प्रेशर वापस से 3 ATM हो, इसके लिए हमें कितना कम हवा भरना चाहिए उसमें, आई बात समझ में, निकालिए। मतलब कितना हवा हमें निकाल देना है, समझ रहे हो बात को। हाँ देख लो ना, अब देखो भैया, चलो बनाते हैं। किसी का आंसर आया कितना, फिर भी कितना आया, अच्छा पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो यार, हमें पहले ये देखना होगा कि टायर का प्रेशर बढ़ा कितना,
उतना ही अमाउंट तो रिड्यूस करना है ना। तो चेंज इन प्रेशर कितना आया, शुरू में कितना था 3 ATM और फाइनली कितना है 3.31 ATM। तो फाइनली 3.31 ATM हो गया और शुरू में कितना था 3 ATM। तो प्रेशर में चेंज कितना आ रहा है, तो इतना ATM प्रेशर में जो चेंज आ रहा है ये हमें नहीं होने देना है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है, उसके लिए वॉल्यूम निकालना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू, आगे बात समझ में, क्योंकि टेम्परेचर कह रहा है कि 47 डिग्री सेल्सियस ही रहने देना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर 47 ही रहने देना है तो कंडीशन हो गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। पहले वाले में प्रेशर कितना है बच्चा 0.31 ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले वाले में 0.31 ले लेते हैं, दूसरे वाले में 1 ले लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले में 0.31 क्योंकि इतना ज़्यादा है, और V1 कितना है जी, कितना लिख रखा है 10 लीटर। 0.31 आ रहा है, 1.31 आना चाहिए। कितना निकालना है, इतने प्रेशर को कम करने के लिए कितनी गैस निकाल देनी है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कितनी गैस अपने को निकाल देनी है इतना प्रेशर कम करने के लिए वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये P1 V1 तो 0.31 इंटू 10 और ये क्या हुआ इज इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम। आया बात समझ में, कितना आ जाएगा। तो कितना हमें लीटर गैस निकाल देना होगा 3.1। रिड्यूस करेंगे ना, मतलब जो इनिशियल है उससे सब्ट्रैक्ट भी तो कितना निकालना है वो पूछ रहा है। हाँ, उसमें रहने कितना देना है, तो 6.9 रहने देना है, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम हमें चेंज कर देना है भैया, कितना गैस निकाल देना, लेट इट आउट लिखा हुआ है ना, तो कितना निकाल देना है बच्चा। हाँ, तो V2 कितने निकाल देनी है भाई, बोलो 3.1 लीटर। तो 3.1 लीटर अपने को क्या करना है, निकाल देना है। लीटर है बेटा, वॉल्यूम इतना निकाल देना है। अगर तुमसे पूछ ले कि कितना रिमेनिंग छोड़ना है तो क्या हो जाएगा 6.9 है ना, 6.9 रिमेनिंग छोड़ देना है, ठीक। क्या हो गया जी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन में एक पार्ट हमारा हो गया डेंसिटी वाला, समझ रहे हो बात को, ठीक। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। एक तो आइडियल गैस इक्वेशन स्वयं है, खुद जो है वो इक्वेशन, ठीक है। एक तो छोटे छोटे जो लॉज हैं ये वाले, है ना। फिर आइडियल गैस इक्वेशन से ही एक और नया लॉ बनाया गया, है ना, डाल्टन ने बनाया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। देखो समझ में आ रही है ना बातें। ये चैप्टर ऐसे मतलब इजी है, 100% चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा समझते चलिए चीज़ों को।
ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस की, है ना। अभी तक हम गैस को इंडिविजुअल गैसेस ले रहे थे, ठीक है। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग ले रहे थे, अगली क्लास में मैं एक डब्बा लेके आऊँगा और सभी बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स उसमें रखवाऊँगा। ठीक है। अब देखो, अभी तक हम क्या किए कि भाई जो डब्बा में गैस भरा हुआ था, है ना, वो गैसेस क्या थी कि इंडिविजुअल गैसेस थे ना भाई, हम मिक्सचर गैसेस का नहीं ले रहे थे। यहाँ पे डाल्टन्स लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम गैसेस का क्या लेंगे, मिक्सचर लेंगे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि 2 या 2 से अधिक 3-4 गैसेस को हमने मिक्स करके एक गैसियस मिक्सचर बनाया है, तो ये बड़ा ईजी स्टेटमेंट देता है कि अगर 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर किसी कंटेनर में रखा गया है, तो उन सभी गैसेस के द्वारा जो एग्जर्टेड प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, वो सभी इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम टोटल के बराबर होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब हर गैस का प्रेशर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इसने जो रिलेशन बताया, जो फॉर्मूला बताया, क्योंकि कारण क्या है कि जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं, जब आप एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में एयर को पैक कर लिए, अब एयर क्या है, कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। अब उसमें मामला क्या है कि भाई हर एक गैस अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स में है, तो हर एक गैस अलग अलग प्रेशर लगाएंगे एट द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मतलब वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के हिसाब से अपना अलग अलग प्रेशर लगाते जाएगा। तो और हम लोग जो बैरोमीटर से मेज़र कर पाएंगे वो हम सिर्फ टोटल प्रेशर मेज़र कर पाएंगे। कोई नहीं बता सकता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, या ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, या नाइट्रोजन का कितना प्रेशर है, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, हम मेज़र करते हैं तो कौन सा, टोटल प्रेशर, क्योंकि सभी मिल के प्रेशर लगा रहा है ना। तो डाल्टन्स लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया यहाँ पे हम निकालना सीखते हैं इंडिविजुअल गैसेस का भी प्रेशर, ठीक है। लॉ तो बड़ा सिंपल है, बट हम इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर भी निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आते हैं, पहले ये लॉ क्या कहता है ना, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of two or more gases is sum total of the partial pressures exerted by each gases. या इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लिखता हूँ, sum total of the individual partial pressures of each gases, है ना। तो हर गैसेस के द्वारा जो इंडिविजुअल, हर गैस का जो अपना अपना, है ना, जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा, उसके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम टोटल, है ना, वही हमें टोटल प्रेशर दिखेगा, है ना। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस, है ना, ऑफ 2 और मोर गैसेस इज सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस, ठीक है। अब बात को समझो,
अब देखो ये जो टॉपिक है ना डाल्टन लॉ, ये आपको यहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फिर क्लास 12th में आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, वहाँ यूज़ होगा, ठीक है। फिर आगे जाके हम लोग अभी ही अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा बहुत इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो ये जो टॉपिक्स मतलब इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, छोटी छोटी बातें हैं बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, अगर ये पिस्टन हम मूवेबल ले लें, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो। अगर ये मैंने ले लिया मूवेबल पिस्टन, और ये मूवेबल पिस्टन है और ये मूव नहीं कर रहा है, मूवेबल पिस्टन है बट ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से जो प्रेशर लगाया जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये सारे गैसेस मिल के जो प्रेशर लगा रहे हैं पी टोटल, ये दोनों इक्वल है, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये पी टोटल ज़्यादा होता तो ये एक्सपेंड कर रहा होता, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता तो ये कॉम्प्रेस हो रहा होता, ठीक है। तो इसका मतलब फ़िलहाल इस कंडीशन पे मैं लिख रहा हूँ कि पी टोटल जो है वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे 3 प्रकार की गैसेस हैं, ठीक है, या n नंबर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P02 प्लस P03 प्लस P0। कोई दिक्कत? और कंबाइंड गैस इक्वेशन के हिसाब से, है ना, अगर हम मोल्स नहीं बदल रहे हों, मोल कांस्टेंट रख रहे हों, तो ऐसे कंडीशन के लिए प्रेशर के लिए क्या फार्मूला आएगा, प्रेशर के लिए क्या फार्मूला आएगा कंबाइंड गैस इक्वेशन में, PV इज इक्वल टू क्या है, तो प्रेशर के लिए क्या आ जाएगा, nRT बाई V। और जब प्रेशर के लिए nRT बाई V आ गया तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये है nRT, यहाँ पे बच्चा ये हो गया n टोटल, सारे का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हुआ होगा। अगर इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स, ठीक है ना वाला कमन, है ना। तो इसमें जितने भी गैसेस होंगे सभी के मोल्स कैलकुलेट कर दिए होंगे, तो ये n टोटल हो गया होगा। तो n टोटल इंटू RT, R इज आल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, तो RT बाई V। कोई दिक्कत समझ में आया? तो ये हो गया NT और ये RT बाई V। और बच्चा P01 क्या हो जाएगा, बोलो, N1 RT बाई V। वॉल्यूम तो सभी गैसेस के लिए सेम है, जितना टोटल वॉल्यूम है उसी में सारे गैसेस ऑक्यूपाइड है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी भरा हुआ है तो उसके लिए भी उतना ही वॉल्यूम है, जो आपका ऑक्सीजन होगा जो गैस 2 है उसके लिए भी V वॉल्यूम ही है, और गैस 3 के लिए भी वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम है। तो सारे गैसेस के लिए तो वॉल्यूम गिवन कितना है, V ही है ना। तो RT बाई V, टेम्परेचर भी हमने बदला नहीं, तो RT बाई V क्या है, सभी के लिए सेम है, सिर्फ बदल रहा है तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स। आ रही बात समझ में? सिर्फ n को कांस्टेंट नहीं रखना है, ठीक है। अब P2 क्या हो जाएगा बच्चा, N2 RT बाई V, और ये क्या हो जाएगा P3 N3 RT बाई V। अब देखो बात को समझो, ये डॉट डॉट करेंगे और क्या लिखेंगे, NN RT बाई V।
अब ऐसा कर सकते हैं, टेकिंग आर टी बाई वी एज कॉन्स्टेंट, है ना, एक कॉमन वैल्यू ले लो आर टी बाई वी को, हाँ, तो एन टी इज इक्वल टू एन वन प्लस, है ना, इंटू कोई दिक्कत, रुको, क्या करेंगे, खचक के काट देंगे, चलो ठीक है। तो ये आर टी बाई वी खत्म हो गया, तो एन टोटल इज इक्वल टू एन वन प्लस कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसी बात का प्रूफ हो गया ना डाल्टन्स लॉ का। डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा, सभी का प्रेशर सेम है, और ये तो होता ही है ना कि नंबर ऑफ मोल तो सभी का सेम होगा ही, तो ये बात प्रूफ हो गया डाल्टन्स लॉ, कोई दिक्कत है ना, ठीक। तो हम कोई सा भी गैसेस लें, है ना, अगर गैस कई सारे गैसेस का मिक्सचर ले लें, ठीक है, क्या होगा बच्चा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मिक्सचर ऑफ गैसेस इन अ सेम कंटेनर will exert individual partial pressures where the sum total of individual partial pressures of each gases is equal to total pressure exerted by the gaseous mixture। कोई दिक्कत, खैर डाल्टन लॉ आगे भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो बाय बाय।